दोस्तों बाज़ार में आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये गिरावट लार्ज कैप में तो कम थी, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा थी। वहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। तो इस गिरावट के पीछे रीज़न क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और इस समय यूएस और दूसरे ग्लोबल मार्केट की क्या स्थिति है उसको समझेंगे और आगे की क्या संभावना बनेगी। वैसे इंडियन रुपीज़ लगातार मजबूत भी हो रहा है, ये बाज़ार के लिए अच्छी खबर है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सेबी ने वार्निंग दी है। ये वार्निंग किसको दी है उसको समझेंगे, और लगातार सेबी बहुत सारे फैसले ले रहे बाज़ार को मजबूती प्रदान करने के लिए, लेकिन अभी भी स्थिति थोड़ी सी दबाव की है। एफआई और डीआई दोनों बाज़ार में खरीदारी लगातार कर रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो इस समय बाज़ार से दूर है और वो लगातार अभी भी डरे हुए हैं। तो क्या है आगे की रणनीति? बाज़ार वैसे बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका है। 73,000 के आसपास पहुंचा हुआ सेंसेक्स 80,000 तक पहुंचा है। अभी 86,000 के ऑल टाइम हाई से 6,000 पॉइंट नीचे। क्या है आगे की रणनीति जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 80,242 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 46 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.057% की गिरावट थी। तो सेंसेक्स में तो उतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं थी। अब आप देख सकते हो कि ये गिरावट सेंसेक्स में भले कम हो, लेकिन स्मॉल कैप की ज़बरदस्त पिटाई, वो करीब 2% टूटा है। और आज जो 3 लाख करोड़ का लोगों को नुकसान हुआ है, तो ये देख सकते हो कि आज पिछले 2 दिनों से जो तेज़ी का दौर जारी था वो शुक्रवार 30 अप्रैल को थम गया। और सेंसेक्स के आज 46 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी लगभग सपाट रहा। हालांकि असली गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में देखने को मिली। बीएससी का मिड कैप 0.72% गिरा, वही स्मॉल कैप में 1.74% की गिरावट देखने को मिली। और बीएससी लिस्टेड कंपनियों की संपत्ति आज 3 लाख करोड़ के रुपए से घट गई। तो ये देख सकते हो कि भले ही आज इंडेक्स बेस्ड गिरावट कम हो, लेकिन अंदर गिरावट काफ़ी ज़्यादा है स्मॉल कैप मिड कैप में। बीएससी लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 अप्रैल को घटकर 423 लाख करोड़ पर आ गया है, जो पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को 29 अप्रैल को ये 426.11 लाख करोड़ के आसपास था। बीएससी में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट के बाद 3.11 लाख करोड़ घट गया है। दूसरे शब्दों में कदों निवेशकों की संपत्ति में 3.11 लाख करोड़ की कमी आ गई है। तो ये देख सकते हो कि बीएससी सेंसेक्स 30 में से 15 शेयर आज हरे निशान के साथ बढ़त के साथ क्लोजिंग की है। इसमें मारुति सुजुकी के शेयर में 3.04% की ज़बरदस्त तेज़ी थी। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। आज 15 शेयरों में गिरावट भी थी, और इसमें सबसे जो बड़ी गिरावट है बजाज फिनसर्व में थी। 5.45% गिरा स्टॉक। वही बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी देखें तो लगभग 2% से 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब ग्लोबल मार्केट खुल चुके हैं। डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज की बात करें 40,142 के स्तर पर, जहाँ पे 0.95% की गिरावट है, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। S&P 500 की बात अगर करें तो 5,488 के स्तर पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.30% की गिरावट है। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 17,150 के स्तर पर है, जहाँ पे 1.78% की ज़बरदस्त गिरावट है, काफ़ी बड़ी गिरावट है। रज़ेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1935 के स्तर पे आपको इस समय दिखाई देगा, जहाँ पे 2.06% की ज़बरदस्त गिरावट है। इसके अलावा NYSE कंपोजिट 18,868 के स्तर पे इस समय आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 1.16% की गिरावट है। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो जितने ग्लोबल मार्केट में सभी पे गिरावट का दौर जारी है, और ये सिग्नल बाजार के लिए ठीक नहीं है। अगर ग्लोबल मार्केट में गिरावट और इंडिया के बाजार में ऑलरेडी दबाव की स्थिति है तो फिर बाजार में गिरावट और आ सकती है। वैसे अब आप देखें तो जो एफआई लगातार बाजार में काफ़ी बड़ी खरीदारी करते हैं, उन्होंने आज खरीदारी थोड़ी सी कम की है। वैसे आज वो पॉजिटिव बायर थे, लेकिन वो अमाउंट बहुत ही कम था। तो आज 25,189 करोड़ का एफआई ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने 25,139 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो मात्र 50.57 करोड़ की, यानी 50 करोड़ के आसपास की उन्होंने खरीदारी की है। लेकिन अच्छी बात है कि पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से वो पॉजिटिव बायर बने हुए, और उसके दम पे अभी तक उन्होंने इस महीने में 2,735 करोड़ की फ्रेश खरीदारी कर ली है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बहुत दिन की खरीदारी अच्छी के बाद आज जो आंकड़ा इनका 2 डिजिट में आ गया, जिससे लग रहा है कि हो सकता है एफआई फिर बिकवाल बने। वैसे काफ़ी समय के बाद ऐसा देखने को मिला कि एफआई के साथ डीआई भी बाजार में खरीदार है। ऐसा कभी बहुत कम देखने को मिलता है जब दोनों ही साथ में खरीदारी करते हैं। तो आज
DI ने 14,429 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 12,637 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी आज हुई है 1,792 करोड़ की है, पॉजिटिव है। और इस महीने में अभी तक 28,228 करोड़ का ज़बरदस्त खरीदारी कर ली है। तो भले ही बाजार में गिरावट हुई हो, लेकिन आज FI और DI ने दोनों ने खरीदारी की है, भले ही कम हो लेकिन है। तो ये जो बिकवाली है उसके पीछे वजह रिटेल इन्वेस्टर है। अब यहाँ पे देख लो कि इंडियन रुपीज़ लगातार मजबूत हो रहा है, 84.59 पे आ गया इंडियन रुपीज़ डॉलर के सामने, और कल 85.17 के आसपास था। तो काफ़ी ज़बरदस्त मजबूत हुआ है और लगातार इंडियन रुपीज़ मजबूत हो रहा है। काफ़ी दिनों के बाद अगर आप देखें तो बाजार में एक अच्छी संभावना बनी है, और देख सकते हो कि रुपीज़ मजबूत हो रहा है। इसका मतलब इंडिया की इकोनॉमी में मजबूती दिखाई दे रही है, फिर से FI का निवेश बाजार में आने लगा है। और ऐसे में अगर आप देखें तो रुझान पॉजिटिव है बाजार के लिए। अब देखना होगा आगे की क्या स्थिति बनने के लिए। फिलहाल अगर आप देखें तो ये स्थिति तो ठीक है बाजार के लिए। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेबी ने अलर्ट दिया है कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहने की। उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टर से अपनी तरफ से राय रखी है कि आपका पैसा डूब सकता है अगर ऐसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते तो सेबी ने लोगों को ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर चेतावनी दी है। सेबी ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म न तो सेबी के अधीन आते हैं, न ही इनके लिए निवेशकों को कोई सुरक्षा मिलती है। ये ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहां लोग किसी घटना के होने या न होने के अनुमान पर पैसे लगाते हैं। मुनाफा इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सही अनुमान लगाया या नहीं। इन प्लेटफॉर्म पर आप उपयोग किए जाने वाले शब्द जैसे कि प्रॉफिट, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग आदि सामान्य ट्रेडिंग की तरह लगते हैं, जिससे लोग भ्रमित हो सकते हैं कि ये असली निवेश प्लेटफॉर्म है। सेबी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नियमों के दायरे में ये नहीं आते हैं, किसी तरह के इनके ऊपर नियम लागू नहीं होते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर किया गया निवेश न तो सुरक्षित होता है, न ही इसको किसी प्रकार की कानूनी मान्यता प्राप्त है। ऐसे प्लेटफॉर्म न सेबी में रजिस्टर है और न ही किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत आते हैं। सेबी ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इन प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई ट्रेड किया जाता है जिसे सिक्योरिटी जैसे शेयर आदि की तरह माना जाए तो वो पूरी तरह से अवैध होगा। इसके अलावा सेबी ने NSE और BSE जैसे अधिकृत स्टॉक एक्सचेंज को ऐसे अवैध प्लेटफॉर्म के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा कदम उठाया जा रहा है ताकि लोग भ्रमित होकर पैसे अपने इधर उधर फंसाए नहीं। एक और जो बड़ा एक फैसला किया है यहाँ पे देख सकते हो कि सेबी की तरफ से, सेबी ने T+0 सेटलमेंट सिस्टम लागू करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। T+0 सेटलमेंट का मतलब यह है कि जिस दिन आप शेयर खरीदे जाते हैं उसी दिन उसका पैसा और शेयर दोनों ही का लेन देन पूरा हो जाएगा। या तो आपको शेयर मिल जाएंगे या आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब वेट करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आप ट्रेडिंग करें उसी दिन उसका सेटलमेंट हो जाएगा। पहले ये प्रक्रिया T1+ के आधार पर होती थी, यानी खरीद के अगले दिन सेटलमेंट होता था। सेबी ने यह नई व्यवस्था फिलहाल देखते हो कि चयनात्मक रूप से लागू की है। इस सुविधा को लागू करने की जिम्मेदारी केवल क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर को दी गई है, जिनमें एंजल वन, HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, जेरोदा जैसे ब्रोकर शामिल है। तो अभी उसको और थोड़ा समय लगेगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा समय सीमा बढ़ा दी गई। लेकिन आने वाले समय से भी कुछ बड़े फैसले लेगी जिससे बाजार को मजबूती दी जा सके। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।